त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रदेश में 2 वर्ष तक के नन्हे मुन्नों व गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान को लेकर आज डीआईसी सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान को जिले में दूसरे चरण का आयोजन 7 मार्च से 13 मार्च तक किया जाएगा। आरसीएचओ डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि नियमित टीकाकरण से किसी भी कारणवश वंचित रह जाने वाले बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं की हेड काउंट सर्वे करवाकर सूची तैयार की गई है। इस अवसर पर डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर अनुरोध तिवारी, बीसीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया, डॉक्टर विकास सोनी आदि मौजूद रहे। आज मिशन इंद्रधनुष के लिए कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें द्वितीय चरण में सभी वंचित बच्चों को, जिले के अंदर जो भी बच्चे हैं उन सभी को वैक्सीनेट हो जाए, गर्भवती माताएं वो सभी वैक्सीनेट हो जाए। 7 मार्च से अपना ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उसके बाद हमें आशा है कि जिले में कोई भी 2 साल तक का बच्चा और गर्भवती महिला ऐसी नहीं रहेगी जिसको ड्यू डोज लगनी थी और नहीं लगे। इसी के रिगार्डिंग ये प्रशिक्षण था। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से अवगत करवाते हुए उन्हें मांग पत्र सौंपकर समाधान की मांग की है। विधायक महर्षि ने बताया कि रतनगढ़ राजकीय चिकित्सालय को जिला अस्पताल बनवाने, छापर सिटी डिस्पेंसरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाने एवं छापर देवानी मार्ग पर पुल बनवाते हुए सड़क निर्माण करवाने सहित विधानसभा क्षेत्र में 48 नई सड़कें व 8 सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की है। इसके अलावा रतनगढ़ रेलवे लाइन के ऊपर से ओवरब्रिज बनवाने सहित क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में 9 अंडरब्रिज बनवाने की मांग भी की है। विधायक महर्षि ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत से क्षेत्र के विषय में सकारात्मक चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सभी मांगों को सुनते हुए उनको पूरा करने का ठोस आश्वासन भी दिया है। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन आज 3 व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी ने राइटिंग स्किल एवं इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा ने भारतवर्ष में विभिन्न एजेंसियों एवं राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप तथा फ्लैगशिप योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं व्याख्यान माला के तृतीय सत्र में डॉक्टर जेबी खान ने पुस्तक लेखन, शोध पत्र लेखन एवं पुस्तकों के संपादन से संबंधित अपने अनुभवों का साझा किया। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के द्वितीय दिवस के प्रोग्राम के दौरान आज व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 व्याख्यानमाले, सारगर्भित व्याख्यानमाले बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। जिसमें पहली व्याख्यानमाला हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सुरेंद्र जी सोनी राइटिंग स्किल्स पे अपना व्याख्यान डिलीवर कर रहे हैं। द्वितीय व्याख्यान बॉटनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशीष जी शर्मा वो स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम पे अपना व्याख्यान देंगे, क्योंकि जो साइंस के और एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको उनके बाद में कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, वो जितनी भी तमाम जो स्कीम है इंडिया में और इंडिया के बाहर उन पे अपना उद्बोधन देंगे। और तीसरा व्याख्यान बॉटनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जेबी खान साहब वो शोध पत्र कैसे लिखें, टेक्स्ट बुक कैसे लिखें, रेफरेंस बुक कैसे लिखें, उस पर अपना व्याख्यान देंगे। तो 3 व्याख्यानमालों की ये श्रृंखला हमने आयोजित की है। रतनगढ़ पुलिस ने आज गत दिनों वार्ड 5 के बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी के प्रकरण का खुलासा कर दिया है। एसपी की ओर से गठित स्पेशल टीम ने 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने तहसील में 10 से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 42,26,000 रुपए, 5 किलो चांदी व सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। चोरी के इस खुलासे में सीसीटीवी की अहम भूमिका रही। एसपी डी आनंद ने बताया कि गिरफ्तार चोरों ने शहर के वार्ड संख्या 5 में गोपीराम प्रजापत के बंद मकान में वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 80 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात व एक मोबाइल भी चोरी कर लिया था। फरवरी की रात को एक श्री गोपीराम जी जो रतनगढ़ कस्बे के निवासी हैं, उन्होंने अगले दिन पुलिस में ये सूचना दी थी कि उनका रहवासी मकान जो रात में बंद पड़ा हुआ था, उसमें रात में किसी ने गृहभेदन करके और चोरी करी है, जिसमें उनका भारी मात्रा में कैश, कुछ जेवरात और कुछ चांदी जो है वो चोरी करके ले गए हैं। उसी सिलसिले में उससे पूर्व में और उसके एक दिन बाद भी कुछ छोटी मोटी नकबजनी चोरी रतनगढ़ कस्बे में लगातार हो रही थी।
और ये जो पर्टिकुलर चोरी थी इसमें माल मसरू का अत्यधिक होने के कारण एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी सुजानगढ़, सीओ सुजानगढ़, सीआई जो एसएचओ सुजानगढ़ हैं वो, साथ में थाने की एक टीम, डीएसटी की एक टीम यहाँ पे कैंप कराई, जिसने अथक प्रयासों से इस प्रकरण को सफल बनाया है, जिसमें 2 मुलजिम, एक का नाम जयंत पुत्र सुशील निवासी रतनगढ़ और दूसरे का नाम अभिषेक पुत्र मानकचंद, दोनों निवासी रतनगढ़, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही से अभी तक जो चोरी किया गया माल था उसमें से करीब 43 लाख रुपए, 5 किलो चांदी और सोने चांदी के विभिन्न आभूषण जो इस पर्टिकुलर चोरी में गए थे वो बरामद भी कर लिए गए हैं। इसी तफ्तीश के सिलसिले में एक अन्य कुख्यात क्रिमिनल जो एक से अधिक राज्यों में लूट नकबजनी की वारदातें कर चुका है, जयपुर मानक चौक थाने में वांटेड है, दिल्ली में, मुंबई में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसका नाम एमडी चारण है, उसको भी रतनगढ़ पुलिस की इस टीम ने दस्तयाब किया है और जहां संबंधित पुलिस महकमे जहां पे ये वांटेड है उनको अवगत करा के अब सुपुर्द कराया जाएगा। ये 2 ही लोग थे जिन्होंने एक संगठन, एक गैंग बना करके और इस घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा रतनगढ़ कस्बे में करीब 10 वारदातें और भी करना कबूल किया गया है, जिस संबंध में इनकी निशानदेही से उनको आइडेंटिफाई करके और वो सारी जो चोरियां हैं उनका माल मसरू का बरामद किया जाएगा, उन सब प्रकरणों को भी सफल बनाया जाएगा। सर, अन्य चोरियों में क्या इनके साथ और कोई इनके 2 के अलावा नहीं था? ये अभी अनुसंधान का विषय है, पर जैसा कि इस चोरी में देखा गया, इनका जो तरीका वारदात है वो यही है कि ये 2 लोग पैदल जाते हैं, अपने टारगेट को चूज़ करते हैं और वहाँ मामूली से औजारों से नकबजनी करके और फरार हो जाते हैं। सर, आगे से चोरी कि ये प्रकरण है जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहा है वो सीसीटीवी फुटेज का रहा है। उन सीसीटीवी फुटेज का रहता है जो प्राइवेट मकानों में, प्रतिष्ठानों में लगे हैं। न केवल वो उनके स्वयं के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि यदि एक कैमरा किसी सार्वजनिक मार्ग की तरफ वो पॉइंट कर दें तो इस तरह की बड़ी वारदातें न केवल खुल जाती हैं, बल्कि क्योंकि अपराधियों को ये डर होता है कि वो पकड़े जाएंगे तो ऐसी वारदातें होना भी कम हो जाता है। तो 2 तरह के विशेष अभियान इसमें जिला पुलिस ने चला रखे हैं, जिनमें एक तो सीसीटीवी कैमरों में भारी बढ़ोतरी करना है, जिसमें सरकारी स्तर पे जितने कैमरे लग सकते हैं, उसके अलावा आम जनता से अपील करके भी हम सार्वजनिक मार्गों पे कैमरे लगवा रहे हैं। दूसरा, जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं पिछले 10 साल के, उनके डोजियर तैयार कराए जाके और उनकी जो वर्तमान गतिविधियां हैं उन पे नज़र रखा जा रहा है, जिससे यदि वर्तमान में वो आदतन अपराधी के तौर पे दोबारा अपराध में लिप्त हैं तो उनको उससे रोका जा सके। डीएसटी टीम की जहां आवश्यकता होती है, जैसे ये एक बड़ा अपराध हुआ था तो उसको तुरंत यहाँ रवाना किया गया था और हर कस्बे में पकड़ रखने वाले डीएसटी के विभिन्न सदस्य हैं, उस कस्बे में अपराध होने पर उनको तुरंत उस पर मामूर किया जाता है। सर, ये 2 हमें जो क्लू मिला है, जो प्रथम सुराग मिला है, वो जैसा मैंने आपको बताया वो सीसीटीवी कैमरे से मिला है। हालांकि ये काफ़ी शातिर प्रवृत्ति के दोनों बदमाश हैं और इन्होंने अपना चेहरा भी कवर कर रखा था, कपड़े भी बदल लिए थे और जो चोरी का माल है वो भी बहुत ही अनऑब्वियस ठिकानों पे इन्होंने छुपा रखा था। उसके बाद ये दोनों अलग अलग दिशा में फरार हुए, जिसमें एक बीकानेर की तरफ फरार हुआ और दूसरा गुड़गांव भिवानी की तरफ फरार हुआ। तो मानव सूचना संकलन और सीसीटीवी कैमरों से ही मुख्य सुराग है। और कोई चोरी करना स्वीकार किया क्या सर इन्होंने? जी बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, 8 से 10 अन्य चोरी हैं जो इन्होंने यहाँ बताई हैं और सख्ती से पूछताछ करने पे और अन्य जगह की चोरी भी खुल सकती है। अन्य साथियों के नाम भी बताएंगे सर इन्होंने? 1-2 नाम सामने आए हैं जिनका तस्दीक करना अभी अनुसंधान में शेष है। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आज दूसरे दिन भी किशोरी बालिकाओं को जिला स्तर के कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से 30 बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सखी केंद्र, कृषि विभाग, महिला पुलिस थाने व महिला अधिकारिता विभाग का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक संजय कुमार ने बालिकाओं को सखी केंद्र के भ्रमण के दौरान सखी केंद्र पर पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली परामर्श, विधिक, चिकित्सकीय व आश्रय सुविधा की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल, पुलिस उप निरीक्षक सुमन राठौड़, संरक्षक अधिकारी जयप्रकाश आदि उपस्थित रहे। जी, आज महिला बाल विकास की तरफ से थाने में भ्रमण हुआ है। बच्चों का 20 बच्चे हैं जिनका भ्रमण हुआ है, जिनको हमने कानून, उनके संबंधी कानून के बारे में जानकारी दी है और थाने का विजिट भी करवाया है।
राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलवाने के उद्देश्य से 23 फरवरी से प्रत्येक ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों का आमजन को लाभ मिल सके, इसके लिए आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पंचायत राज एवं विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजना पालनहार, विभिन्न प्रकार की पेंशन व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से वंचित पात्र लोगों का चिन्हीकरण कर मौके पर आवेदन करवाकर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बीडीओ दिलीप कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। चूरू में कोम काजियान के सदर संजय भाटी व कांग्रेस नेता नारायण बालान के अथक प्रयासों से नई सड़क स्थित एक दुकान के 40 साल के कब्जे से संबंधित विवाद का समाधान किया गया है। यह दुकान पिछले 40 वर्षों से मकसूद खान बबलू तंवर के पास थी। नारायण बालान व संजय भाटी की समझाइश से बबलू तंवर ने दुकान की चाबी बिना किसी शर्त व बिना किसी नकद भुगतान के दुकान मालिक यूनुस व उनकी पत्नी शमीम बानो को कोम काजियान के प्रबुद्धजनों के सामने सौंप दी। इस अवसर पर नोमान सैयद, इस्माइल भाटी, जाकिर झारियावाला आदि उपस्थित रहे। और लंबे समय से चल रहा था विवाद, करीब 30 साल हो गए थे। लेकिन अब जो ये बात है, ये हमारे सदर अंजुमन इस्लाम काजियान के सदर संजय भाटी जी के और नारायण जी बालान के, इनके बीच में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है चाबी दे देंगे, लेकिन चाबी जो है वो कौम की मौजूदगी में सब बुजुर्गों को बुलाया जाए, मौजूद आदमियों को बुलाया जाए और आज जो है सहर्ष बाई को जो है चाबी सुपुर्द कर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में जिले के 504 ABL चयनित विद्यालयों से कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करवाने वाले प्रति विद्यालय एक शिक्षक को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत गतिविधि आधारित अधिगम प्रक्रिया चयनित विद्यालयों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के द्वितीय चरण दिनांक 14 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किया जा रहा है। कार्यक्रम अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि आधारित अधिगम के लिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के रुचिकर अध्ययन हेतु नाटक, खेल, खिलौने एवं अन्य ABL किट के माध्यम से शिक्षण को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा ABL प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। राजस्थान शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार चूरू जिले में 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण गतिविधि आधारित ABL प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के क्रम में शिविर के दूसरे चरण के द्वितीय दिन आज शिक्षकों को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा कला किट के माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी आधारित शिक्षण के बारे में प्रशिक्षण करवाया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि FLN के अंतर्गत यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत ABL आधारित गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे रोचकता के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। सड़क पार करते समय गांव पड़िहारा में बुधवाली फाटा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत के मामले में आज पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है। हरासर निवासी भंवरू खां मिरासी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भंवरू खां ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका छोटा भाई 35 वर्षीय बुधे खां गुरुवार की रात बुधवाली फाटा से पड़िहारा बाईपास की तरफ आ रहा था कि रतनगढ़ की तरफ से आ रही बड़ी गाड़ी ने उसके पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्रैगन फ्रूट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद ही इस फल को खाया हो। दरअसल ये फ्रूट काफ़ी महंगा होता है और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C और भरपूर फाइबर पाया जाता है। डायबिटीज़, हार्ट और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में ये फल आपकी मदद करता है। बाहरी इलाकों में उत्पन्न किए जाने वाले इस फल को चूरू के गांव नाकरासर के किसान ओम प्रकाश पारिक ने इस फसल को खारे पानी में तैयार कर एक नवाचार किया है। आइए देखते हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार।
देखिए किसान जो है वो नवाचार चाहता है और नवाचार में ही लाभ है। ऐसे ही कुछ नवाचार हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ड्रैगन फ्रूट का नाम आपने सुना होगा और ड्रैगन फ्रूट जो है वो वैसे तो कैक्टस जाति का पौधा है और इसके बहुत सारे नवाचार किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषकर खारे पानी में हमारा जो चूरू का एरिया है और आप राजस्थान का जो है ये चूरू, सीकर, झुंझुनू ये हिस्सा माने तो इस हिस्से में कई जगह मीठा, कई जगह खारा पानी, लेकिन बालू मिट्टी और खारा पानी, इसमें अगर ड्रैगन फ्रूट होता है तो किस प्रकार होता है, नवाचार क्या है। अगर किसी किसान ने नवाचार किया है तो उसके अनुभव को हम लाभ लेकर अपने खेत में अप्लाई करेंगे तो हमारा 1 साल 2 साल बच जाएगा, उससे हमें लाभ मिलेगा। मैं गांव नाकरासर में आया हूं और ओम प्रकाश जी पारिक जो है वो हमारे साथ हैं। आप वैसे व्यवसायी हैं, इन्होंने केवल एक खाली जगह पड़ी थी, कीकर हो रही थी, खराब हो रहा था, उसमें ड्रैगन फ्रूट जो है इसका नवाचार किया। ओम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। तो ये ड्रैगन फ्रूट कैसे आपका विचार बना कि मैं ड्रैगन फ्रूट लगाऊं? मैं गुजरात में बिजनेस करता था तो वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि हम एक ऐसी जगह पे खेती कर रहे हैं जहाँ पे कुछ नहीं उगता था और खारे पानी से भी ये हम फसल उगा रहे हैं। तो मैं सोचा हमारे एरिया में भी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सही है। तो फिर मैंने यहाँ किसी को पूछा कि हमारे पानी में कितना TDS वगैरह क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बोला 2000 TDS तक के पानी में भी ये हो जाता है आसानी से। तो फिर मैंने गाँव से पता किया, हमारे यहाँ तो 1200-1300 TDS जितना ही पानी होता है जी। तो 1200-1300 TDS पानी है। तो अब इसकी ग्रोथ क्या है, पहले तो आप पौधा दिखाइए। ड्रैगन फ्रूट होता क्या है वो आप देखिए, कैक्टस जैसा ही, जैसा हमारे थोर कहते हैं, इसमें पहाड़ों में भी हमारे यहाँ पर जो होती है उसमें थोर लगती है, ये भी थोर जैसा ही है और इसके कांटे वैसे ही है। बस इसको कैसे लगाना है, और आप देखिए कि एक मॉडल खड़ा किया है, ऊपर टायर लगाया है जिससे ये मुड़कर इसी के ऊपर जो है फ्रूट देना शुरू करे, और बहुत सारे यहाँ पर लगाए हैं। पौधा जो है वो आपने लगाया फर्स्ट टाइम, कैसे क्या आपको जो है मिला और किस तरीके से आपने इसका नवाचार किया? पहली बार तो मुझे काफी तकलीफ हुआ क्योंकि मैं गुजरात से इसको लेके आया था। अच्छा। तो हमने एक ट्रेवल्स वाले से बात करके और पैक करवाया। इसका 8 से 10 इंच का ही पौधा था, इतना ही था। बस ये डाली होती है? बस ये डाली जितना ही था। अच्छा, क्या रेट का आया ये? वहाँ से मुझे मिला कम से कम, मुझे यहाँ के 150 रुपये तक पड़ा एक पौधा पड़ा। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन और वो बहुत ज्यादा। और ये कब लगाया आपने? ये मैंने पिछली साल लगाया था, मई में। तो मई में आपने लगाया, और इसको लगाते समय कोई विशेष कोई प्रिकॉशन दवाई कुछ आपने दी? नहीं, यहाँ पे मैंने वैसे तो पहले डबल प्रयोग किया कि मैं देसी तरीके से इसको लगाया। पहले इसमें खाद डाला देसी, और उसके बाद इसको लगाया कि कोई दूसरा हम पेस्टिसाइड इसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं खाद में? खाद में बस ये देसी गाय का गोबर का जो खाद है वही हम दे रहे हैं। अभी मैंने केंचुआ खाद भी हमने अभी थोड़ा डाला है। अच्छा, ड्रिप सिस्टम के ऊपर पूरा लगाया? पूरा ड्रिप सिस्टम का पानी ये मान रहा है एकदम बढ़िया? बिल्कुल मान रहा है। कितने दिन से पानी देते हैं आप? ये हम हफ्ते में एक बार पानी दिया तो भी इसको बहुत काफी होता है। हफ्ते में एक बार? अच्छा, इसकी ग्रोथ जो है वो आप क्या देखते हैं? मई से लेके अभी तक आज जो है फरवरी चल रहा है और लगभग 9 महीने के आसपास हो गया, इसमें क्या ग्रोथ मान रहे हैं आप? इसमें काफी अच्छी ग्रोथ। कितना गुना बढ़ गया ये इतने दिनों में? बहुत बढ़ गया। आप देखो यहाँ से इतना सा था और अभी 6 फुट के ऊपर जा रहा है। मतलब हाइट इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके जो फ्रूटिंग आएगी वो किस पे आएगी, कहाँ आएगी? वो ये इसका जो आखिरी छोर है ये और बढ़ेगा। अच्छा। और फिर ये साइड में नीचे आएगा, फिर इसके जो लास्ट छोर पे फूल बनेगा और उसी से फल तैयार होगा। वही फल तैयार होगा। हाँ। तो आपको कब तक फल होने की संभावना है? ये अभी इस साल पहला फ्रूटिंग जो है, जो काफी अच्छी ग्रोथ वाले पौधे हैं, उसमें मई जून में आना चाहिए। फर्स्ट फ्रूटिंग आना चाहिए। अच्छा, इसका बेस आप देखिए, ये इन्होंने सीमेंट का पिलर जो है उसको लगाया है, तो ये इसकी क्या आवश्यकता है? इसको और भी कुछ जो खुद की ताकत है वो ज्यादा नहीं है। हाँ। और दूसरी कोई धातु से लगाएंगे तो उसमें कुछ बीमारी आ सकती है। या उसका खुद कमजोर, क्योंकि इसका 30 साल तक की उम्र है इस पौधे की। पौधे की तो सीमेंट का होना चाहिए। सीमेंट का होगा तो क्या है कि वो ज्यादा सालों तक टिक सकता है। जी। अच्छा, ऊपर भी इसमें गोला लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर से ये फूल लटक के इधर साइड में लटक जाए। ऊपर इसको सपोर्ट चाहिए। तो सीमेंटेड होगा तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ जो आज आपने भी थोड़ा हमको सजेस्ट किया कि इसमें ज्यादा वजन ये झेल नहीं पाएगा, तो इसमें थोड़ा हम और थोड़ा
लोहे की मजबूत पत्तियों से वाला और वैसे कर सकते हैं। बोल्ट लगा हाँ। के इसको तैयार किया जा हाँ। सकता है। अच्छा, दूरी कितनी रहती है आपस में? दूरी इसमें कम से कम एक साइड में 6 फीट की होनी चाहिए जी, और एक साइड में 4 फीट की मिनिमम तो होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए। तो ये जो है 30 साल तक ये पौधा फल देता है हाँ, अभी तक, जैसा आपको बताया। हाँ, अभी तक मैंने जितना वहाँ स्टडी किया था कि फर्स्ट साल में थोड़ा फ्रूटिंग होता है, फिर हर साल थोड़ा फ्रूटिंग का बढ़ता जाता है इसका, और 30 साल तक तो काफी बढ़ जाता है। जी, तो ये जो फ्रूट है मतलब अभी आपने मार्केट भी कुछ देखा है, या आसपास आपने किसी किसान को भी ड्रैगन फ्रूट लगाते देखा है? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन मैं जहाँ से लेके आया हूँ वहाँ पे वहाँ बहुत है, और अभी भी 70% हमारे पूरे भारतवर्ष में इम्पोर्ट किया जा रहा है फ्रूट। अच्छा। और ये इम्यूनिटी बूस्टर है, खास करके कोरोना काल में। तो एक ड्रैगन फ्रूट में बोलते हैं 10 नींबू के जितना इम्यूनिटी होता है। हाँ, तो ये किसान के लिए, अगर ये यहाँ पे मैं इसीलिए प्रयोग किया था कि अगर यहाँ सक्सेस हो जाता है तो कम जमीन और कम खर्चे में एक ही बार इन्वेस्ट में किसानों को काफी सारा फायदा हो सकता है यहाँ पर। जी, तो ये कि अभी आपने ये छोटी सी जगह है, कितनी जगह है ये अभी तो हमारा 180 फीट और 80 वाई है, 180 वाई 80 का प्लॉट 80 का प्लॉट है। और प्लॉट में आपने कितने पौधे लगाए? यहाँ पे 550 पौधे हमने। बोलिए, 550 पौधे। और अगर ड्रैगन फ्रूट हो गए तो एक पौधे पे 4 तो कम से कम फल मानते ही हैं। मिनिमम बोलते हैं कि 5 किलो से लेके 25 किलो तक एक आप खंबे का आप मान सकते हो। बोलिए, तो इसका मतलब ये पूरा एक खेत का खर्चा भी एक प्लॉट दे सकता है आराम से दे सकते। तो ये हम खेत में तो लगा ही सकते हैं। तो इसका अगर पौधा लेके आए तो कैसे क्या मिले, कहाँ से मिले इसका? पौधा हम अभी तो अगर किसी को चाहिए तो हम गुजरात से मंगवा के दे सकते हैं जी। और थोड़ा टाइम रुकेगी, यहाँ की जमीन में हमको पूरा अच्छे से देखना है। हाँ। तो हम यहीं पे इसी का पौध तैयार करके देंगे, नर्सरी तैयार करके देंगे कि यहाँ के हमारे क्लाइमेट के हिसाब से और देसी तरीके से कैसे यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। जी, आपका ऐसा नंबर जिसको आप रात को भी बंद कर सके, दिन में चालू रहे, ऐसा कोई नंबर हो तो आप बता सकते हैं? मेरा नंबर है 799 00 53 जी, तो ये नंबर हम आपको दे देंगे और आप ये नंबर आपने सुन भी लिए होंगे। ये आप इस पर जो है बातचीत कर सकते हैं इनसे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। इस एरिया में जो हमारे बीकानेर से और चूरू का एरिया जो है, इस क्षेत्र में अगर लगाना चाहें, खारे पानी में कितना TDS तक जो है इसको यूज किया 2000 TDS तक आराम से होता है, आराम से हो जाता है। और अगर मीठा पानी मिला के भी काम में लिया जाए तो शायद। और इसका आपको मैं एक खास चीज बताऊं कि बारिश के टाइम में इसका ग्रोथ डबल हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे इसको बारिश का पानी मिलता है तो इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। और कोई भी जलवायु, अभी इसने सारी यहाँ की जो जलवायु सब देख ली है इन्होंने। ये ड्रैगन लगाने के बाद गर्मी भी आ गई, सर्दी भी आ गई, लू भी आ गई। उसके बाद में भी कई पौधों में तो बहुत काफी अच्छी प्रोग्रेस है और काफी में भी थोड़ा स्लो है, लेकिन ये पौधा मरता नहीं है। यहाँ पे हमने जो लगाए हैं ना 95%। कई पौधे देखो छोटे हैं। हाँ। ये शायद मुझे लगता है कि इसकी लेट ग्रोथ है, लेकिन 95% पौधे हैं वो जिंदा है। अच्छा, मोर्टेलिटी क्या है, मतलब मरे कितने हैं? 5%। उसमें भी हमने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए उस पर प्रॉपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हमको पता नहीं है बीमारी कौन सी है। और दूसरा हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि हमने कोई दूसरा पेस्टिसाइड नहीं डाला इसके लिए। अगर दवाई डालते तो हम वो भी नहीं मरते। अच्छा, इसमें आपको सजेस्ट किया गया था कि दवाई वगैरह डालना है कुछ? हाँ, लेकिन हमने, हमारा जो प्रोग्राम, हमारा इच्छा ये है कि हम देसी तरीके से गाय की खाद को गो आधारित करना है। इसके लिए हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसमें। तो ये आपको पूरा मैं विजन इनका बता ही रहा था। और आप देखें कि कितना सुंदर लगता है। ये भी आपका अगर एक प्लॉट भी है या खेत में अगर बीघा जगह है आपके पास, तो आधा बीघा में आप ड्रैगन फ्रूट का जो है वो प्रयास कर सकते हैं। बीच में भी जगह है, हालांकि बीच में अगर इतनी जगह हो तो बेड बनाए जा सकते हैं, इसमें सब्जियां आप लगा सकते हैं। खाली नहीं जाएगी, खराब नहीं जाएगी जगह, क्यों ड्रैगन फ्रूट इतनी जगह नहीं घेरता है। तो ये आप ड्रैगन फ्रूट का ये छोटा सा प्लांट है जो देख रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे धोरों की धरती में, खारे पानी में इस प्रकार के नवाचार किए जाते हैं। आप भी देखिएगा और कुछ नवाचार करिएगा, क्योंकि बिना नवाचार के किसान मजबूत नहीं हो सकता। और जो हम एग्रो टूरिज्म की जो बात करते हैं, वो ऐसी चीज़ें ही लगा कर हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे काम करिएगा। बहुत अच्छा ओम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और कोई विशेष संदेश हो तो आप बताइए। विशेष मुझे ये है कि किसान लोग हमारे यहाँ पे, मैंने जहाँ तक देखा है कि प्रयोग करने से डरते हैं जी। तो थोड़ा अगर हम ऐसा प्रयोग कुछ करेंगे तो हो सकता है हमारी जमीन में कम लागत में हम बहुत अच्छी पैदावार है वो कर सकते हैं। और उसमें हम गायों का संवर्धन भी साथ में कर सकते हैं। क्योंकि उनका खाद का और गौमूत्र की दवाई से हम उसमें डाल रहे हैं जीवामृत और वो सब डाल रहे हैं जी। तो इसी प्रकार का संदेश आप तक हम लेकर आते रहते हैं। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी नरेश जी के साथ नमस्कार।